हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसकी 16वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो इसका आंसर होगा आपका प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की स्थापना की थी। किसने? प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार वेसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवदत्त भी था? तो इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। कौन कौन से नाम? देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसको सही कर लीजिएगा, भागवत है यहाँ पे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाई थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का प्रथम प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसके शासन का उल्लेख मिलता है? इलाहाबाद के प्रथम प्रशस्ति वाले इसको सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इलाहाबाद का प्रथम प्रशस्ति नहीं है यहाँ पर है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 1335-1375 ईस्वी के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कहाँ? कौशाम्बी में। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदा हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो इसका आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद तेज राज शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ
हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसे पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका गुप्त राजवंश। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा था और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इससे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था किस अभिलेख से ज्ञात होता है? तो इसका आंसर होगा आपका भीतरी स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक संहिता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अन्य उपाधि शाकरी भी है, उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अन्य उपाधि कौन सी है? शाकारी। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपया कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के कारण अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपका वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका आंसर होगा आपका ताम्रलिप्ति है। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सुश्रुत। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? ऑप्शन है आपके धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी
देता है, तो इसका आंसर था आपका खारवेल। जिन लोगों ने खारवेल आंसर दिया है उनका सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।